नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। 24 की चुनौती के लिए मतगणना का काउंटडाउन शुरू। चाक चौबंद तैयारियों के साथ सटीक नतीजों के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध। मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। डीडी न्यूज पर सुबह 6 बजे से दिन भर जारी रहेगा चुनाव परिणाम से जुड़ा हर पल का अपडेट। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 को बताया ऐतिहासिक। रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का जताया आभार। कहा, मतगणना में पारदर्शिता आयोग की प्राथमिकता। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के सभी मुद्दों का किया समाधान। वोटर टर्नआउट में गड़बड़ी की आशंकाओं को बताया निराधार। देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के अनुमानों पर चर्चा। कई देशों के मीडिया संस्थानों ने की प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व की सराहना। एग्जिट पोल पर विपक्षी नेताओं की बिगड़े सुरों पर भाजपा का पलटवार। कहा, विपक्ष के बयान निराशा से भरे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा, 4 जून तक करें इंतजार। मतगणना से पहले सियासी गलियारों में हलचल तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक। मंगलवार को होने वाली मतगणना और आगे की रणनीति पर हुआ मंथन। एग्जिट पोल के बीच शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स में लगभग 2500 अंक और निफ्टी में 700 अंक से अधिक का उछाल। पीएसयू सेक्टर में दिखी जोरदार खरीदारी। दिल्ली सरकार की पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त जलापूर्ति की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। बढ़ते तापमान के बीच राजधानी में गहराते जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 5 जून को अपर यमुना रिवर बोर्ड को बैठक बुलाने का दिया निर्देश। 6 जून को सुप्रीम कोर्ट को बैठक के नतीजे की देनी होगी जानकारी। देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का जताया अनुमान। असम और मणिपुर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। दूरदर्शन के फ्री डिश के जरिए क्रिकेट प्रेमी देख सकेंगे भारत के सभी मैच। डीडी फ्री डिश पर दोनों सेमीफाइनल और फाइनल का भी होगा प्रसारण। डीडी स्पोर्ट्स ने T20 विश्व कप का एंथम और प्रोमो किया जारी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में मंगलवार नतीजों का दिन है। मतगणना के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार और मुस्तैद है। चुनाव आयोग ने मतगणना से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतगणना को लेकर किसी भी तरह की आशंका और संदेह को खारिज किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रामाणिक होगी। करीब 2 महीने तक 7 चरणों में चली मतदान प्रक्रिया के बाद सभी की निगाहें मंगलवार को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। मतगणना को लेकर किसी भी तरह की आशंका और संदेह को चुनाव आयोग ने खारिज किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रामाणिक होगी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से मजबूत है। ये घड़ी की सटीकता के समान काम करती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके आधे घंटे बाद ही ईवीएम की गिनती शुरू की जाएगी। मतगणना प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवार की भागीदारी होगी। पोलिंग बूथ पर ईवीएम की यूनिक संख्या का प्रयोग किया गया है। पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में ईवीएम को सील किया गया है। मतगणना के दौरान उसका मिलान किया जाएगा। स्ट्रांग रूम को सील कर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी गई, जिसकी 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी भी रखी गई है। मतगणना के दौरान डाले गए कुल मतों की संख्या का मिलान फॉर्म 17C से किया जाएगा। पोलिंग के शुरू होने और समाप्त होने के समय और तिथि को भी ईवीएम से सत्यापित किया जाएगा। समूची काउंटिंग प्रक्रिया की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। हर चरण की मतगणना के बाद
मतगणना का आंकड़ा डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और पूरे सिस्टम में पक्षपात या हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं है। 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है। काउंटिंग का भी ऐसे ही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है। जस्ट एक पिक्चर देखिए थोड़ी सी, 10.5 लाख बूथ, उस पर एक हॉल में 14 टेबल, टेबल के पीछे में पोलिंग पर्सनल, टेबल के सामने में हर पार्टी हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स। 8,000 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं। 10.5 लाख बूथ पे 3 भी अगर पोलिंग एजेंट्स हम एक काउंटिंग सेंटर में मान लें, उसके हिसाब से हर टेबल पे तो करीब करीब 30 से 35 लाख लोग बाहर हैं। उसी हिसाब से 17C कम से कम 30 से 35-40 लाख उनके हाथ में है, जिसको वो मिलाएंगे। कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती। इन चुनावों ने कई कीर्तिमान भी स्थापित किए। इस बार 64 करोड़ 20 लाख मतदाताओं ने वोटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। इस बार 31 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग की है, जो पहली बार हुआ है। घर से ही वोटिंग करने का भी रिकॉर्ड बना है। वहीं इस बार के चुनाव में सबसे कम पुनर्मतदान हुए। 2019 में 540 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 39 स्थानों पर पुनर्मतदान हुआ। इसमें भी 39 में से 25 पुनर्मतदान तो सिर्फ 2 राज्यों में हुए। ये उन आम चुनावों में से एक रहा जिसमें हमने हिंसा नहीं देखी। ये आयोग की 2 साल की तैयारी का परिणाम है। चुनाव आयोग ने 4M की चुनौतियों मनी पावर, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशन से निपटने में सफलता पाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने वाले और चुनाव को सफल बनाने वाले सभी मतदाताओं का खड़े होकर अभिनंदन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व में कल नतीजों का दिन है। मतगणना के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार और मुस्तैद है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 2 जून को बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मतगणना को लेकर जो कुछ मांग की थी उनका समाधान कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 70 सालों से चुनाव आयोग ऐसा करता रहा है। मतगणना से पहले प्रेस से रूबरू हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने शायराना अंदाज में आरोपों के जवाब दिए। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान के बाद और मतगणना से पहले प्रेस से रूबरू हुए तो शायराना अंदाज में आरोप लगाने वालों को जवाब दिया। बीच में एक हवा चली कि ARO कोई टेबल पे काउंटिंग एजेंट का बैठना मना कर दिया। ये एक सुना होगा आप लोगों ने। उसको फिर काउंटर कराना पड़ा, हवा चला देते। फिर हम लोग वो जो गुब्बारे उड़ते हैं उसको फिर हमें पकड़ के नीचे लाना पड़ता है। अब या तो वो उड़ गया ऊपर, जैसे पहले प्रगति मैदान में फेयर लगता था तो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता था, उसमें लिखा होता वो दिख रहा है सबको। अब या तो उसे शूट करें या नीचे लाएं, तो फिर उसे शूट करने में देर लगी। हमारी बात देर करने की सुनते भी कम है, पहले उड़ता ज्यादा तेजी से, नीचे देर से आता है। वो उड़ा, फिर लगा बताया कि भाई हर ARO की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 2 जून को मल्टी पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने मतगणना को लेकर जो कुछ मांग की थी उनका भी समाधान कर दिया गया है। जैसे CCTV दिन तारीख को दिखाया जाए और हर राउंड का रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। हम सब करेंगे और ये पहले से ही होता आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले शुरू होगी। कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान ली। उनका कहना था कि लिखित में कि CCTV मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर ARO को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है।
robust process under the eyes of lakhs and lakhs of persons drawn from different places. ऐसी कोई भी हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं। रविवार को इंडी गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया से जुड़े जो मुद्दे उठाए थे, उनमें ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को सीसीटीवी की निगरानी वाले गैलरी से ले जाया जाए और कंट्रोल यूनिट के मौजूदा डेट एंड टाइम को वेरीफाई किया जाए। काउंटिंग एजेंट द्वारा मतदान प्रक्रिया की शुरुआत और समापन के समय और तारीख का मिलान। मतगणना के लिए कंट्रोल यूनिट लाए जाने पर ईवीएम सील करते समय जो पर्चियां और टैग लगाए जाते हैं, उन्हें सभी काउंटिंग एजेंट्स द्वारा वेरीफाई किया जाए। मतगणना कर्मियों को निर्देश, सभी काउंटिंग एजेंट्स को मतदान की तारीख, उम्मीदवार का नाम और पार्टी, प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोट और कुल डाले गए वोट दिखाने जैसे मुद्दे शामिल रहे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 150 कलेक्टर्स को धमकाने वाली बात एक फेक नैरेटिव है। जयराम रमेश ने अमित शाह पर कलेक्टर्स को धमकाने का आरोप लगाया था। वोटर टर्नआउट में गड़बड़ी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वोटर टर्नआउट का डाटा जैसे आपको मिला वैसा हमें भी मिला और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर हमले एक पैटर्न के तहत किए गए और हर हमला झूठा साबित हुआ। हालांकि उन्होंने माना कि इस बार कुछ सीख भी मिली। पहली ये कि इतनी गर्मी में चुनाव नहीं कराने चाहिए थे और दूसरा ये कि फेक नैरेटिव से कैसे लड़ना है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में मंगलवार को होने वाली मतगणना और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक को लेकर भाजपा नेता विनोद तावड़े ने बताया कि मंगलवार को होने वाली मतगणना और चुनाव की समीक्षा पर बैठक में चर्चा की गई। चुनाव के बाद चुनाव की समीक्षा और आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में, अध्यक्षता में आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, पार्टी के महामंत्री, कुछ मंत्री ऐसे आज यहाँ इकट्ठा बैठकर कल की जो मतगणना है और जो चुनाव हुआ उसकी समीक्षा की एक बैठक हुई। चुनाव में 7 फेज में क्या वोटिंग रहा, कहीं ज़्यादा रहा प्रदेशों में, कहीं कम रहा, उसके क्या कारण रहे होंगे। वोटिंग जहाँ जैसे हुआ है उसकी भी समीक्षा की गई, उसकी भी चर्चा हुई और 7 फेज के चुनावों की एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल मंगलवार को वोटों की गिनती की जाएगी। इसी के साथ लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले 8,360 उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला भी सामने आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसमें से 2 राज्यों के परिणाम रविवार को आएंगे। बाकी 2 विधानसभा चुनाव की मतगणना लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 जून को की जाएगी और चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। पर्यवेक्षकों और मतगणना दलों को परिपत्र बांटे जा चुके हैं और 2 राज्यों के परिणाम रविवार को आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर में 7 चरणों में हुए मतदान की 4 जून को गिनती की जाएगी। इस पर्व में डीडी न्यूज़ ने जनता के हर सवाल और मुद्दे को आप तक पहुंचाया और अब बारी है इन चुनाव के नतीजों की।
जाहिर है इस दौरान हर किसी की निगाहें मतगणना पर होगी और चुनाव परिणामों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार होगा। ऐसे में हमेशा की तरह डीडी न्यूज़ आप तक चुनाव की हर बारीक जानकारी सबसे सटीक और भरोसेमंद अंदाज में पहुंचाएगा। लोकतंत्र का महापर्व अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 16 मार्च को शुरू हुई लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 4 जून को मतगणना के साथ पूरी हो जाएगी। साथ ही ये फैसला भी हो जाएगा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान अगले 5 साल के लिए किसके हाथों में होगी। देश को हर ऐतिहासिक अवसर पर अपनी शानदार कवरेज से रूबरू कराता रहा दूरदर्शन लोकतंत्र के इस महापर्व को भी बेमिसाल कवरेज के लिए पूरी तरह तैयार है। डीडी न्यूज ने चुनाव के दौरान जनता के हर सवाल और मुद्दे को आप तक पहुंचाया और अब बारी है चुनाव नतीजों की। जब देश के साथ साथ दुनिया भर की निगाहें भी भारत के चुनाव नतीजों पर टिकी होंगी, ऐसे में हमेशा की तरह डीडी न्यूज सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में चुनाव नतीजे आप तक पहुंचाएगा। न्यूज पर सुबह 6 बजे से मतगणना पर विशेष कवरेज के लिए डीडी न्यूज ने खास तैयारी की है। देश के कोने कोने से हमारे 50 से ज्यादा संवाददाता मतगणना के ताजा आंकड़ों और रुझान के साथ साथ पल पल बदलती तस्वीर भी लोगों को बताएंगे। तमाम संसदीय सीटों के परिणाम हों या विधानसभा के नतीजे, बेहतरीन ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हर जानकारी स्पष्ट मिलेगी। डीडी न्यूज के स्टूडियो से चुनाव परिणामों का सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण, विशेषज्ञों की राय, डिस्कशन और राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं हम आप तक दिन भर पहुंचाते रहेंगे। आम चुनाव के परिणामों पर दूरदर्शन नेटवर्क द्वारा की गई विशेष तैयारियों के संदर्भ में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने बताया कि लोकतंत्र के इस पर्व के लिए खास तैयारियां प्रसार भारती की ओर से की गई हैं। सुबह 6 बजे से डीडी न्यूज विजय चौक से सीधा प्रसारण शुरू करेगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना का कार्य संपन्न होगा और इस कार्य के विस्तृत और गहन कवरेज के लिए प्रसार भारती द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। दूरदर्शन पर हमारे डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया और हमारे सभी प्रादेशिक चैनलों पर इसकी कवरेज सुबह से ही आरंभ हो जाएगी। डीडी न्यूज़ पर सुबह 6 बजे से विजय चौक से एक कार्यक्रम होगा जिसमें मतगणना के पूर्व के 2 घंटे के समय में एक ओवरव्यू दिया जाएगा और तत्पश्चात हम अपने स्टूडियो में शिफ्ट कर जाएंगे और स्टूडियोज से और हमारे कोरेस्पोंडेंट्स के नेटवर्क के माध्यम से देश के कोने कोने से प्रत्येक मतगणना केंद्र से जो भी अद्यतन जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। तो सबसे पहले सबसे सटीक चुनाव परिणाम और रुझान देखने के लिए बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। चुनाव परिणामों को लेकर जारी एग्जिट पोल्स एनडीए सरकार की वापसी और पीएम मोदी की हैट्रिक का आकलन कर रहे हैं, तो वहीं विदेशी अखबारों ने भी पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। खास बात है कि दुनिया भर की मीडिया के अलावा चीन में जिनपिंग सरकार के आधिकारिक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी पीएम मोदी के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए जब भाजपा एनडीए 400 पार का नारा दिया था तो इस पर कई तरह के सवाल भी उठे थे। हालांकि पीएम के इन दावों पर नतीजों से पहले देश के तमाम मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल ने भी अपनी मुहर लगा दी है। एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। वही सर्वेक्षण में लोकप्रियता के ग्राफ की ऊंचाइयों को छूकर पीएम ने ये साबित कर दिया है कि बतौर नेता पीएम मोदी देश की जनता की नब्ज और राजनीतिक मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं। इस बीच देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य देशों के मीडिया संस्थानों ने भी इन एग्जिट पोल पर अपनी मुहर लगाई है। चीन सरकार के आधिकारिक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी नरेंद्र मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने से चीन और भारत के रिश्तों में मजबूती आएगी। दूसरी ओर वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने लेख में लिखा है कि चुनाव के बाद माहौल देखते हुए लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे सत्र की तैयारी में है। ऐसा लगता है कि भाजपा इस बार अपने 2019 के चुनावी रिकॉर्ड को भी तोड़ आगे निकल जाएगी। लेख में कांग्रेस का पतन और इंडी गठबंधन की कमजोरी भी साफ साफ बताई गई है। वहीं जापान टाइम्स ने लिखा है कि एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव में जीत तय है। लेख के अनुसार मोदी की गरीबों के लिए सहायता और लाभार्थी फैक्टर
जीत का एक बड़ा कारण बन सकता है। साथ साथ मोदी की गारंटी रास आती दिख रही है। जापान टाइम्स के लेख के मुताबिक मोदी की जीत का असर बाजार पर भी दिख सकता है। जापान टाइम्स ने कहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमी को बड़ा फायदा पहुंचा है। यदि एग्जिट पोल के नतीजे सही निकलते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए बेहतर खबर है। वहीं अल जजीरा अपने लेख में लिखता है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार एनडीए 353 से 380 के आसपास सीट ला रही है, जो 2/3 मजबूती के साथ सरकार बनाने का दावा करती है। साथ ही विपक्षी अलायंस बुरी तरह से विफल दिखाई देता है, जो केवल 120 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के लेख में भी एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का जिक्र किया गया। द गार्डियन ने एग्जिट पोल के साथ ही पीएम मोदी के एक एक्स पोस्ट को भी अपने लेख में शामिल किया, जिसमें वो एनडीए की सफलता के साथ अवसरवादी इंडी गठबंधन की विफलता के बारे में बता रहे हैं। देश दुनिया जहां इस बार मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना पर मुहर लगा रहा है, वहीं विपक्षी गठबंधन के एग्जिट पोल के उलट बयानों को लेकर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। भाजपा नेताओं ने इसे विपक्ष की निराशा करार दिया है। दुनिया भर में इलेक्शन कमीशन, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और भारत की जनता का महिमा मंडन हो रहा है, तो वहीं पर कुछ लोग जिनकी हमेशा फितरत रही है कि विदेश में जाकर या भारत में रहकर भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर खड़ा सवाल करना, आज वो फिर से एक बार पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके लोगों के मन में शंका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि मोदी विरोध में उतरते उतरते किस प्रकार से कुछ लोगों की आदत भारत विरोध में उतरने की है। हारने वाले हताश लोग और क्या बोलेंगे। इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की उसी संस्था ने, तो बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। ये यही हाल है जो ईवीएम में होता है। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए, तो ईवीएम ठीक है। उनके दावों में कोई दम नहीं है। कल तो झुंड के झुंड इकट्ठा हुए थे। कल परसों खड़गे साहब के घर पे देखे थे, हताशा निराशा की भाषा लोग बोल रहे थे। वह कल उनकी बोलती इंडी गठबंधन वालों की बंद हो जाएगी और घमंडिया गठबंधन का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। जहां देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मोदी सरकार के वापस आने की बात कही जा रही है, वहीं विपक्ष के नेता एग्जिट पोल को नकारते नजर आ रहे हैं। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं। लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। देश भर में एग्जिट पोल और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक बार फिर पीएम मोदी ने अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है। ऐसे में विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच पूरी तस्वीर साफ होने में अब बस कुछ ही घंटों की दूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए भारत के प्रशासन और भारतीय जनता को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए जर्मन विदेश मंत्रालय ने लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए भारतीय लोगों को बधाई। हम भारत की नई सरकार के साथ काम करने और भारत के साथ अपने सहयोग को अगले स्तर तक ले जाने के लिए उत्सुक हैं। नाइजीरिया ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐतिहासिक चुनावों के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर भारत को बधाई दी है। नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ मैताना टुग्गर ने एक्स पर पोस्ट कर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को बधाई दी।
उन्होंने पोस्ट किया, 44 दिनों तक चला ये ऐतिहासिक चुनाव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव था। इसमें 1.4 बिलियन की आबादी में से 968 मिलियन से अधिक पात्र मतदाताओं ने भाग लिया। नाइजीरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि अफ्रीका के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नाइजीरिया अपनी 4D विदेश नीति एजेंडे के तहत लोकतंत्र निभाने में भारत के साथ है। कन्याकुमारी में 2 दिनों की ध्यान साधना के समापन के बाद लौटते वक्त पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक भावनात्मक पत्र लिखा है। पीएम की इस 2 दिवसीय साधना से देश के लिए नए संकल्प निकले हैं। पीएम ने इस पत्र में कोरोना काल की चुनौतियों और G20 के आयोजन की सफलता से लेकर देश के गवर्नेंस मॉडल का भी जिक्र किया है और विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार के बाद कन्याकुमारी में 2 दिनों की ध्यान साधना के समापन के बाद लौटते वक्त पीएम ने देशवासियों के नाम एक भावनात्मक पत्र लिखा। पीएम की इस 2 दिवसीय साधना से देश के लिए नए संकल्प निकले हैं। पत्र में पीएम ने पिछले 1 दशक की उपलब्धियों और आगे की रणनीतियों का पूरा जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अमृतकाल के इस प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया। मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। पीएम ने अपने पत्र में कोरोना काल का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जब गरीब और विकासशील देशों को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन भारत के सफल प्रयासों से तमाम देशों को हौसला भी मिला और सहयोग भी मिला। पीएम ने अपने पत्र में देश के गवर्नेंस मॉडल का जिक्र किया और लिखा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिए मिसाल बन गया है। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना अभूतपूर्व है। पीएम ने लिखा कि भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि हम कैसे तकनीक का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने में, पारदर्शिता लाने में, उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। भारत में सस्ता डेटा आज सूचना और सेवाओं तक गरीब की पहुंच सुनिश्चित करके सामाजिक समानता का माध्यम बन रहा है। पीएम ने पत्र में G20 का भी जिक्र करते हुए लिखा कि G20 की सफलता के बाद से विश्व भारत की भूमिका को और अधिक मुखर होकर स्वीकार कर रहा है। आज भारत को ग्लोबल साउथ की एक सशक्त और महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। विकसित भारत का जिक्र करते हुए पीएम ने लिखा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें श्रेष्ठता को मूल भाव बनाना होगा। हमें स्पीड, स्केल, स्कोप और स्टैंडर्ड्स चारों दिशाओं में तेजी से काम करना होगा। पीएम मोदी के विकसित राष्ट्र बनाने के आह्वान और चुनावी एग्जिट पोल में देश फिर से स्थिर सरकार आने की उम्मीद को लेकर शेयर बाजार भी झूम उठा। शेयर बाजार अब तक के एक नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स करीब 2000 अंक और निफ्टी करीब 700 अंक ऊपर खुला। आने वाले समय में देश में आर्थिक विकास और तेज गति से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की उम्मीदों के बीच भारतीय शेयर बाजार एक नया रिकॉर्ड आज बना चुका है। जानकारों के मुताबिक देश में मोदी सरकार के तीसरे टर्म में आर्थिक सुधारों की दिशा में कुछ नए कदम दिखाई दे सकते हैं और अर्थव्यवस्था में मजबूती का असर शेयर बाजार पर दिखाई दे रहा है। खुलते ही स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी रफ्तार से बढ़ा, सेंसेक्स से ज़्यादा बढ़ा और उसका कारण भी यही है कि स्मॉल कैप्स का जो विस्तार हो रहा है और वहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी रीजनेबल है लार्ज कैप की तुलना में। उसके अलावा जिस तरह का डाइवर्सिटी बाजार में दिख रहा है, जिस तरह से बाजार ब्रॉड बेस हुआ है, पिछले 10-12 साल से PSU काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और वो काफ़ी फोर्स फ्रंट पे आ पाए हैं और उनमें भी भारी सुधार देखा गया है, अर्निंग्स में मोमेंटम देखा गया है। तो मुझे लगता है कि अभी बाजार काफ़ी विस्तृत हो सकता है और ये बाजार अभी बबल जोन में नहीं गया है। स्टॉक मार्केट इतना उछाल ले रही है, उसका कारण ही ये है, दुनिया में इस टाइम पे कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे पॉजिटिव्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं। तो इसलिए ये मार्केट भी इसी रफ्तार पे मुझे लगता है आगे बढ़ती जाएगी। तो वो कॉन्फिडेंस देती है, जैसे मार्केट बढ़ती है, FDI आता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट एडजस्ट होना शुरू हो रहा है, तो एक किस्म का जो कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है वो अपने आप में ही सेल्फ ड्राइविंग ग्रोथ को करता है।
मतगणना से पहले सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। नतीजों से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात लोकसभा चुनाव के परिणामों के ऐलान के एक दिन पहले हुई है। दोनों नेताओं ने 7 लोक कल्याण मार्ग में मुलाकात की। ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए 70 स्थानों पर मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बिहारी धाल ने बताया कि मतगणना के लिए सभी व्यवस्था कर दी गई है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। No, counting will take place for both Vidhan Sabha as well as Lok Sabha elections in 70 locations tomorrow in the district headquarters as well as the sub-divisional headquarters. Both the EVMs as well as the postal ballots would be counted. We have made very elaborate arrangements for smooth counting tomorrow. Elaborate security arrangements have also been made. Necessary infrastructure like uninterrupted power supply, then uninterrupted internet connectivity, CCTV arrangement, media center, everything has been made. भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता के दौरान इंडी गठबंधन पर लोकतंत्र पर हमला करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। हमारे विपक्षी दलों ने उन्होंने हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। कोई बात नहीं, हमने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति करिए, स्वीकार्य है। हमारी सरकार के प्रति करिए, स्वीकार्य है। पर जब आप लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं और राष्ट्र की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं तो यह कतई अस्वीकार्य है। इन चुनावों में हमने देखा, हमारा मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक ही मूल मंत्र रहा, विकास और विकास के आधार पर विश्वास। और विपक्षी दलों का एक ही मूल मंत्र रहा, भ्रम, भ्रम के आधार पर भय। 4 जून को 26वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने वाले हैं। तिरुवनंतपुरम में अपनी जीत को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर ने दावा किया है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा है शशि थरूर ने डीडी न्यूज से, इस खास बातचीत में ये रिपोर्ट देखिए। 3 बार से तिरुवनंतपुरम में अपनी हैट्रिक लगा चुके शशि थरूर इस वक्त हमारे साथ हैं। शशि जी, कल फिर से एक बार रिजल्ट आने वाला है, या कहूँ एक बार फिर से 2024 का जनादेश आने वाला है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं क्या कहूँ, तिरुवनंतपुरम के जो वोटर्स हैं वो तो 26 अप्रैल को तय किए हैं कि क्या होने वाला है। इस देश में जो हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी करीब 12 प्रदेश में 12 राज्यों में मैं जाके प्रचार किया था, मुझे लग रहा है कि हमारे देश में लोग तैयार है कि एक बदलाव चाहिए। और अगर मैं बात तिरुवनंतपुरम की करूँ तो तिरुवनंतपुरम में तो आप 3 बार से हैं, तो इस बार बदलाव की बात में कैसे फिर एक बार नहीं, देखिए वो भी चाहते हैं दिल्ली में फिर एक बार, मैं भी चाहता हूँ यहाँ। नहीं, बात यह है कि तिरुवनंतपुरम की इतिहास में कोई 4 बार नहीं जीता। इतिहास मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि जो कुछ काम मैं कर सका यहाँ के लोगों के लिए, जिस किस्म की प्रतिनिधित्व उनको मिला है मुझसे, लोग चाहेंगे कि मैं वापस आऊँ। तो ये थे हमारे साथ शशि थरूर जी, जिनका कहना है कि जनता का जनादेश 2024 का तिरुवनंतपुरम को लेकर किसके हक में आता है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, तिरुवनंतपुरम। केरल में लोकसभा की 20 सीटों में से एक तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट है। तिरुवनंतपुरम पर वोटों की गिनती के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य के जिलाधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जेरोमिक जॉर्ज ने मतगणना तैयारियों को लेकर डीडी न्यूज़ संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा से खास बातचीत की। हमारे साथ तिरुवनंतपुरम के जिला अधिकारी मौजूद हैं इस वक्त, तो हम उन्हीं से जाकर पूछेंगे कि कल लोकसभा 2024 चुनाव का निर्णय है, तो उसको लेकर तिरुवनंतपुरम सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं। सर, कल की क्या तैयारी? कल हमारे पास यहाँ पे 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग है, आर्टिंगल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और तिरुवनंतपुरम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, सारे इकट्ठे एक ही जगह पे यहाँ पे मारी वैन्यूज कंपाउंड में कर रहे हैं। 3-tier सिक्योरिटी कॉर्डन सिस्टम है,
फ्रिस्किंग और मोबाइल फ़ोन्स चेकिंग करने के लिए है, सेपरेट क्लॉक रूम्स है, एक सेपरेट मीडिया रूम है और पोस्टल बैलेट काउंटिंग के सेपरेट हॉल्स भी है। और उसके अलावा लगभग 1000 लोग काउंटिंग सुपरवाइजर्स और काउंटिंग ऑफिशियल्स के पोस्टिंग और ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गया। अगर मैं सुरक्षा के लिहाज से पूछूं तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई? तो हमारे पास यहाँ पे 3-tier सिक्योरिटी कॉर्डन सिस्टम है। तो उसमें आउटर कॉर्डन में स्टेट पुलिस है, उसके बाद SAPF है सेकंड कॉर्डन में, उसके बाद इनर मोस्ट कॉर्डन में CAPF है और एक 1 प्लेटून ऑफ CAPF यहाँ पे है, फुल टाइम यहाँ पे है। सो हम हर तरीके से प्रिपेयर्ड है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी एडिशनली पोस्ट किया यहाँ पे, सो दैट कि लॉ एंड ऑर्डर इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है? तो सुबह लगभग 5:30 बजे 6 बजे को स्ट्रॉन्ग रूम ओपनिंग के लिए हम जाएंगे। उसके बाद एक्चुअल काउंटिंग 8 बजे को शुरू होगा, पोस्टल बैलेट काउंटिंग, और 8:30 को स्टार्ट होगा हमारा EVM काउंटिंग। तो वो है प्रोसेस और लगभग आई थिंक आफ्टरनून तक आई थिंक सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे साथ तिरुवनंतपुरम के जिला अधिकारी अभी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि कल किस तरीके से काउंटिंग प्रोसेस शुरू होगा और रिजल्ट की प्रक्रिया सामने आएगी। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़ तिरुवनंतपुरम। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल द्वारा लगाए हुए आरोपों का खंडन करते हुए इसे निराधार बताया है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार के साथ साझा की गई EVM की संख्या में कथित विसंगति तथ्यों पर आधारित नहीं है। मतदान के दौरान इस्तेमाल की गई EVM मशीनें निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ रैंडमाइजेशन के बाद साझा की गई मशीनों की सूची के अनुसार ही हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कांग्रेस और सपा की ओर से मतगणना के दौरान हंगामा और दंगा कराने की साजिश का आरोप लगाया है। बीजेपी के पत्र के अनुसार साफ तौर पर सपा और कांग्रेस पर काउंटिंग के दिन कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगाकर हुड़दंग करने और मतगणना को बाधित करने की बात कही गई है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की ओर से लिखे पत्र में चुनाव आयोग से अपील की गई है कि मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और अराजक तत्व के लोगों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत के कई इलाके इस वक्त भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में भीषण बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में इन दिनों मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ कई राज्यों में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है, तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भीषण बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। राजधानी दिल्ली इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में लू से 31 मई तक 56 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि लू से बचने के लिए राज्यों और लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि धूप में ना निकलें, बच्चों को बाहर ना निकलने दें और साथ ही साथ तरल पदार्थ लेते रहें। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि इस मौसम में चाय और कॉफी पीने से बचें। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी इशू हुई थी, सभी स्टेट्स के साथ शेयर हुई थी कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। प्लस पेशेंट लोगों के लिए भी एडवाइजरी इशू हुई थी कि बहुत तेज़ गर्मी में बाहर ना निकलें। जो भी अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो पीक दोपहर से पहले या उसके बाद करें। बच्चों को ना खेलने दिया जाए पीक हीट के दौरान। प्लस अब एक छोटी सी चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी टोपी गीली करके चलता हूँ। सो पुराना हमारा एक तरीका था कि सर पे गीला गमछा रखा करते, तो उस टाइप की चीज़ें हीट वेव से प्रोटेक्ट करेंगी। फ्लूइड इनटेक काफ़ी रखें एंड कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं जिनका सेवन कम करें, जैसे चाय एंड कॉफ़ी है, ये डिहाइड्रेशन करती हैं, तो इसकी सेवन गर्मी कम रखना चाहिए। कई जगहों पर आग लगने के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ बैठक की है। राज्यों को आग से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।
उधर पूर्वोत्तर और दक्षिण के कई राज्यों में भारी बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली। राज्य के डिंडीगुल, करूल जिलों में आंधी और बिजली के साथ भारी बारिश देखी गई। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ आए तूफान के कारण कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मणिपुर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ के पानी से जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे घरों से निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने जल भराव की समस्याओं पर संज्ञान लिया। गुवाहाटी समेत असम के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण असम के 13 जिलों में बाढ़ आ गई, जिसके कारण कुल 564 गांव प्रभावित हो गए हैं। 1 जून को चक्रवात रेमल और भूस्खलन के बाद राज्य में लगातार बारिश के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। 28 मई से अब तक बाढ़ और बारिश से कुल 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के निहामा इलाके में हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विधि कुमार बिरदी ने कहा कि पुलिस को आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ इलाके की जांच की गई। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों पर गोली चलाई गई, जिसके बाद ये एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। कल शाम को पुलिस को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट इन निहामा एरिया। तो उसके बाद वो इनपुट को डेवलप किया गया और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा, आर्मी और सीआरपीएफ काउंटर पार्ट के साथ उस एरिया का मुहासरा किया गया। मुहासरा करने के बाद जब चेकिंग हो रही थी तो अंदर से वहाँ जो हमारी पार्टीज़ हैं उन पे गोली बरसाई गई। तो उसके बाद ये जो सर्च ऑपरेशन है जो इनपुट के बिना पे आगे डेवलप हो रहा था, वो एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। तो ये आज सुबह से ये एनकाउंटर इसने जोर पकड़ा है और अभी भी एनकाउंटर, अभी जो ऑपरेशन है वहाँ पे जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को विक्रम संपत द्वारा लिखित पुस्तक शिवा भेंट की। लद्दाख में 25वें कारगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में द्रास में एक ग्रीष्मकालीन कार्निवल 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 24 साल पहले इसी दिन भारत ने पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में गहराते जल संकट को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त जल आपूर्ति की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। अगले दिन तक बैठक के नतीजे की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी सरकार को निर्देश दे कि वो 1 महीने के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराए। वहीं हिमाचल प्रदेश ने कहा कि उसे दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने में कोई परेशानी नहीं है। सुनवाई के दौरान केंद्र और हरियाणा के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में पानी की बर्बादी भी एक अहम मुद्दा है। दिल्ली को दिए जाने वाले पानी में से 52% की बर्बादी होती है, जिसमें टैंकर माफिया और उद्योगों द्वारा पानी की चोरी भी बड़ी वजह है। उच्चतम न्यायालय ने विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा विज्ञापन जारी करने से पहले स्वघोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया है। 18 जून से सभी विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों को किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। टीवी, रेडियो विज्ञापनों के लिए विज्ञापनदाताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा। प्रिंट और डिजिटल मीडिया विज्ञापनों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पोर्टल पर प्रमाण पत्र जमा करना होगा। स्वघोषणा पत्र में ये प्रमाणित किया जाएगा कि विज्ञापन कोई भी भ्रामक दावे नहीं करता है और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम और भारतीय प्रेस परिषद के मानदंडों में निर्धारित सभी उचित नियामक दिशा निर्देशों का अनुपालन करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण
और जिम्मेदार विज्ञापन कार्य प्रणालियां सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी विज्ञापनदाताओं, प्रसारकों और प्रकाशकों से इस निर्देश का पूरी तरह से पालन करने का आग्रह किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने FVO को फलों के रस के लेबल और विज्ञापन से 100% फलों के रस के दावे को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों FVO को 1 सितंबर 2024 से पहले सभी मौजूदा पूर्व मुद्रित पैकेजिंग सामग्रियों को समाप्त करने का भी निर्देश दिया गया है। FSSAI ने पाया कि कई FVO रिकंस्टिट्यूटेड फ्रूट जूस के गलत मार्केटिंग करते हुए दावा करते हैं कि वो 100% फलों का रस है। जांच में FSSAI ने पाया कि खाद्य सुरक्षा और मानक विज्ञापन और दावे विनिमय 2018 के अनुसार 100% शुद्धता का दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे दावे भ्रामक हैं। कई फलों के रस का मुख्य घटक पानी है और प्राथमिक घटक केवल लिमिटेड कंसंट्रेशंस में मौजूद है। दुनिया के देश कोरोना और दूसरी महामारियों से मिलकर लड़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारियों से निपटने के लिए तैयारी में सुधार करने संबंधी नए कदमों को मंजूरी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों में संशोधन पर सभी सहमत हैं। बदलाव 19 साल बाद हो रहा है। सदस्य देशों की ओर से 300 प्रस्तावों के आधार पर कई सारे बदलाव होने हैं, जैसे कि वैश्विक महामारी, आपातकाल शब्द को परिभाषित करना, विकासशील देशों को वित्त पोषण, वैक्सीन की उपलब्धता, पैथोजेन की सुलभता और चिकित्सा उत्पादों तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करना शामिल है। विश्व स्वास्थ्य सभा से लौटकर आए स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों में संशोधन एक बड़ा कदम है। ये एकजुटता बनाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। There were two major treaties which were being looked at. One is the amendment to the International Health Regulations 2005 and second was the Pandemic Treaty. The Pandemic Treaty is again which has been proposed post the pandemic, then how the vaccines will be given, how the pathogens will be accessed. So that is part of the Pandemic Treaty, and both these regulations are under discussion for over 2 years now. वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। ग्लोबल साउथ के देशों का भारत आवाज़ बना है और अफ्रीका के देशों में बेहतर वैक्सीन की सप्लाई कैसे हो, इसके लिए ग्लोबल नॉर्थ के देशों के साथ मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। The major issues there are from the African Union, because they are largely the recipients of any vaccines, and then the European and US. And India, of course, plays the mediatory role, because we are on both the sides in terms of that we are major producers of vaccines also. We have helped so many countries during the pandemic period, and we also understand what the low-income countries, we represent the global south. And while the global north also respects us, because we are major producers and we are on both the sides, so we play a large mediatory role in this. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता स्थित राजभवन में जनमंच पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल हिंसा के खिलाफ लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। राज्यपाल ने बताया कि इस पोर्टल से लोगों को अपने संग हुई हिंसा से जुड़ी जानकारी 24 घंटे देने का विकल्प रहेगा। हिंसा पीड़ित लोगों के लिए ये पोर्टल सहायक साबित होगा। We should be vigilant against miscreants and gangsters trying to make use of the opportunity by creating havoc in society through violence. Any attempt at violence should be reported to the peace room of the Raj Bhavan, which will be open for 24/7. We are free to report at any time on a real-time basis. The Raj Bhavan is ready. Raj Bhavan is ready to intervene positively to see that violence is curbed at any cost. राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 17 कट्टर एजेंटों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ये चार्जशीट दिल्ली पटना ISIS आतंकी मॉड्यूल मामले में प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क के कट्टर एजेंटों के खिलाफ दायर की गई है। आरोप है कि युवाओं की भर्ती, कट्टरपंथीकरण और उन्नत विस्फोटक उपकरणों के निर्माण से जुड़ी साजिश में ये सभी शामिल थे। NIA ने दिल्ली के पटियाला हाउस की विशेष अदालत में 17 कट्टर एजेंटों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है।
इसमें मूल रूप से 15 महाराष्ट्र से और एक उत्तराखंड और हरियाणा से हैं। इस मामले में एनआईए अब तक कुल 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। सभी आरोपियों के विदेशी एजेंटों के साथ वैश्विक संबंधों का खुलासा हुआ है। इससे पहले एनआईए ने मार्च 2023 में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। दिल्ली और आसपास के राज्यों में क्या रहेगा मौसम का मिजाज और दक्षिण पश्चिम इलाकों में कहां तक पहुंचा मानसून, इस पर दूरदर्शन की संवाददाता संध्या ने बात की मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन से। देश की राजधानी इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। ऐसे में किस तरह का रहने वाला है मौसम का मिजाज और पूरे हफ्ते भर कितना रहेगा तापमान, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, इस समय में दिल्ली एनसीआर का खासतौर पर बात करें तो टेम्परेचर क्या कह रहा है और किस तरह के अलर्ट में पूरे हफ्ते भर ये दिल्ली रहने वाली है? मैडम, जैसे हम कई दिनों से बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में और साथ ही पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर थोड़ा गिरने की संभावना था, वो हो गया है। अभी ईस्टर्ली विंड्स ब्लो कर रही हैं जिसके साथ काफ़ी बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रही है और ये मॉइस्चर के कारण टेम्परेचर जैसे कम हो गया है। देश के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो आपका भीषण हीट वेव कंडीशंस था, सीवियर हीट वेव कंडीशंस 50 डिग्री तक जो पहुंच रही थी 27 से 30 तारीख तक, वो सारा टेम्परेचर अभी घट गया है। दिल्ली का अगर बात करें तो अभी दिल्ली में अगले 4 से 5 दिन तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 42 के आसपास रहेगी, मिनिमम टेम्परेचर आपका 30 के आसपास रहेगी। ये जो मॉइस्चर आ रही है इसके चलते, क्योंकि टेम्परेचर्स भी सरफेस टेम्परेचर्स भी हाई है तो बादल भी बनेंगे, थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे हमने कल परसों दैट मीन्स 4th, 5th और 6th को हमने येलो अलर्ट के साथ दिल्ली को रखा है। तो टेम्परेचर्स थोड़ा घटेगा, थंडरस्टॉर्म्स होगा, मगर साथ ही साथ आपका हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस भी जारी रहेगी। हम दक्षिण पश्चिम में मानसून ने दस्तक दे दी है, तो मानसून की अगर हम बात करें तो किस तरह के हालात इस समय में देखने को मिल रहे हैं? अभी जो स्थिति लग रही है अगले 2 से 3 दिन में हमारी उम्मीद है कि कर्नाटका पूरा कवर होने की है, साउथ महाराष्ट्र पूरा कवर होने की संभावना है और साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा, ये सभी इलाके में हमारी उम्मीद है कि मानसून दस्तक देने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जानकारी देने के लिए। तो ये थी मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन जो कि बता रही थी कि किस तरह से दिल्ली में तापमान रहने वाला है, यानी कि सामान्य से 2 या 3 डिग्री अधिकतम तापमान अगले 1 हफ्ते में दर्ज किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको सावधानियां लगातार बरतनी होगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं संध्या शर्मा, DD न्यूज़। आईसीसी T20 विश्व कप की शुरुआत हो गई है और इस बीच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। दूरदर्शन के फ्री डिश के जरिए क्रिकेट प्रेमी भारत के सभी मैच देख सकते हैं। इसके साथ ही डीडी फ्री डिश पर दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी दिखाया जाएगा। डीडी फ्री डिश की देश के बड़े हिस्से और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच है। इस फैसले से क्रिकेट प्रेमियों को विश्व कप का मैच डीडी फ्री डिश पर देखने का मौका मिलेगा। डीडी स्पोर्ट्स चैनल ने T20 विश्व कप का एंथम और प्रोमो भी जारी किया है। विश्व कप के एंथम को प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह ने गाया है, वहीं नीलेश मिश्रा ने प्रोमो को अपनी आवाज़ दी है। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि डीडी फ्री डिश की देश के दूर दराज के इलाकों तक व्यापक पहुंच है। ऐसे में डीडी फ्री डिश पर क्रिकेट प्रेमियों को विश्व कप के मैच देखने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। इसी के साथ दूरदर्शन पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 और विंबलडन 2024 सहित प्रमुख वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का प्रसारण करेगा। आने वाला 1 महीना हमारे देश में पूरा क्रिकेट का फीवर फिर अपनी एक पिच पकड़ने वाला है और दूरदर्शन अपना इस जो मेजर आज नेटवर्क आज दूरदर्शन ने खड़ा किया है। मैं भी इस विभाग में आने से पहले मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि हमारी जो फ्री डिश का जो नेटवर्क है देश के 5 करोड़ से भी अधिक घरों में आज वो पहुंच रहा है और बहुत बड़ा सेगमेंट है। ऑलमोस्ट कहा जाए तो 25% ऑफ आवर ब्रॉडकास्टिंग इज़ नाउ हैपनिंग थ्रू द डीडी फ्री डिश और एक अफोर्डेबल देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्री, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कास्ट, नो रिकरिंग कॉस्ट बेसिस पर दूरदर्शन आज लगभग 300 चैनल्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से लगभग 200 चैनल्स एजुकेशनल चैनल्स हैं। तो एक बहुत बड़ा एक
सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो है कार्यक्रम चल रहे हैं डीडी फ्री डिश के माध्यम से। इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने भी कहा कि डीडी फ्री डिश पर T20 विश्व कप के भारत के सभी मुकाबले दिखाए जाने का फैसला महत्वपूर्ण है। डीडी स्पोर्ट्स का जो हमारा चैनल है उसको हम और वाइब्रेटिव और इंफॉर्मेटिव करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2023 में HD में कन्वर्ट हुआ, फिर खेलो इंडिया के और गेम्स इस पे कराए गए, फिर जो हमारा एशियन गेम्स था उसमें क्रिकेट का कवरेज बड़ा अच्छा कवरेज किया गया डीडी स्पोर्ट्स द्वारा। अब भी ये जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें जो भारत के मैचेस हैं सेमीफाइनल फाइनल भी उसमें लाइव दिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो मोटो है जो दिया गया है वो ये कि हम जो खेल हैं स्पोर्ट्स की जो इवेंट्स हैं दुनिया भर में उनको हम गांव-गांव तक अपनी फ्री डिश के माध्यम से फ्री में ले जाएं, जो कि और चैनल नहीं करते हैं। वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर्स के साथ और उनके जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ प्रसार भारती की जो करारनामा है उसके आधार पर भारत के सभी मैच और दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के मैच का प्रसारण डीडी फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रसारण को रोचक बनाने के लिए और इस प्रसारण में जो हमारे क्रिकेट प्रेमी दर्शक हैं उनका भी एक इंटरेस्ट बना रहे, उसके लिए हमारे द्वारा जो उसके प्रोमोज तैयार किए गए हैं और एक गीत तैयार किया गया है। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तीसरे दौर के मैच में बोपन्ना एबडेन की जोड़ी ने भारत के श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मिगेल एंजल की जोड़ी को एक कड़े मुकाबले में 6-7, 6-3, 7-6 से मात दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।